हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का रिवीजन क्लास एक चला रहे हैं। ठीक है, रिवीजन के तौर पर सारे पार्ट को देख रहे हैं। इसका 13वां पार्ट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से ही काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैसी प्रवक्ता परीक्षा, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीटीसी, जितने भी एग्जाम हैं सिविक्स से संबंधित, नागरिक शास्त्र से संबंधित, सभी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 101 नंबर प्रश्न है, उसका सामाजिक अनुबंध विवेक की विजय का प्रमाण है, न कि उस ठोस आवश्यकता का। यह कथन किस विषय में सही है? तो किसके विषय में यह कथन सही कहा गया है? तो ये लाक के विषय में कहा गया है। ठीक है, लाक के अनुसार जो है, प्राकृतिक अवस्था में स्पष्ट कानून नहीं था, न उसका स्पष्ट व्याख्या था, परंतु व्यक्ति जो है विवेकशील थे। फलतः इन असुविधाओं को दूर करने के लिए जो है उन्होंने सामाजिक समझौता किया। ठीक है, इन असुविधाओं के दूर करने के लिए व्यक्ति जो है खुद सामाजिक समझौता किया, जिसका कि कानून व्याख्या कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाफ्स पर लागू नहीं होता है? नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तो लोगों अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, ये जो है हाफ्स के ऊपर लागू नहीं होता है। ठीक है, अरस्तु जो है हाफ्स के समझौते से स्पष्ट है कि समझौते से उत्पन्न शासन व्यवस्था निरंकुश है। इसमें जो है व्यक्तियों को शासन के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। व्यक्तियों का कार्य केवल शासन की आज्ञा का पालन करना ही है, क्योंकि शासक जो है समझौते में शामिल नहीं था। हाफ्स जो है सीमित जनतंत्र को जो है स्वीकार नहीं करता था। ठीक है, वो सीमित जनतंत्र को स्वीकार नहीं करता था, इसलिए जो है लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। वो शासक के नियुक्ति को लेकर के जो वो समर्थन नहीं करता था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, ग्रीन के मतानुसार स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं हैं। तो स्वतंत्रता के मार्ग में 3 सबसे बड़ी बाधाएं कौन सा माना था ग्रीन? तो माना था अनभिज्ञता, दरिद्रता और नशाखोरी। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन जो है स्वतंत्रता के मार्ग में अनभिज्ञता, दरिद्रता तथा मद्यपान, जिसे हम नशाखोरी कहते हैं, को सबसे बड़ी बाधाएं मानता था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, मैकफर्सन ने लाक की प्राकृतिक अवस्था को कहा है। तो मैकफर्सन ने लाक की प्राकृतिक अवस्था को क्या कहा है? तो प्राकृतिक शांति की अवस्था कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, लाक्स का प्राकृतिक अवस्था का चित्र जो है हाफ्स ने नितांत भिन्न है। लाक ने लिखा है कि प्राकृतिक अवस्था युद्ध अवस्था नहीं है, इन दोनों में महान अंतर है। ठीक है, उन्होंने प्राकृतिक को शांत अवस्था की संज्ञा दी थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 105 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने में अज्ञान का आवरण की संकल्पना का प्रयोग किसने किया था? तो ये जॉन रॉल्स ने किया था। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए रॉल्स ने यह कल्पना की थी कि मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे बैठा है। यह एक काल्पनिक स्थिति है जिसमें मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं, हितों, निपुणताओं, योग्यताओं को जो है बिल्कुल बेखबर होता है, इन सभी चीज़ों से बिल्कुल बेखबर होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 106 नंबर प्रश्न है, विधि के शासन वाक्यांश में प्रयुक्त विधि पद का जो है क्या अभिप्राय है? विधि के शासन में विधि का क्या अभिप्राय है? तो विधि का अभिप्राय यहाँ पे है प्राकृतिक विधि का, प्राकृतिक न्याय का। ठीक है, विधि के शासन वाक्यांश में जो प्रयुक्त विधि का पद है, उसका अभिप्राय है विधि का स्वरूप सर्वमान्य होना चाहिए, अर्थात सब लोगों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, किसी समूह विषय के लिए कोई पृथक कानून नहीं होना चाहिए। उसको ही कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? तो उसको प्राकृतिक कानून के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 107वां नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में कैसी व्यवस्था होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। कार्यपालिका जो होती है वो संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक अध्यक्ष में विभाजित होती है। राष्ट्रपति जो है संवैधानिक अध्यक्ष का, ठीक है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इसमें जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये कार्यपालिका के दोनों अध्यक्ष होते हैं, लेकिन जो है राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का होता है, ये संवैधानिक इसको दर्जा दिया गया है, और वास्तविक जो इसका अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
108 नंबर प्रश्न है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन है। ठीक है, संघीय सरकार का मतलब संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 109 नंबर प्रश्न है, संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ सारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चिक किया जाता है। यह कथन किसका है? तो ये डायसी महोदय का है। ठीक है, जहाँ संघवाद आवे जिसमें ऑप्शन में डायसी मिल जाए तो आप लोग बेहिचक आंसर टिक कर दीजिएगा, निश्चित ही आपका आंसर सही होगा। ठीक है, जहाँ भी संघवाद आवे और डायसी का नाम उसमें हो तो आप लोग निसंकोच इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है डायसी ने जो है संघात्मक सरकार की परिभाषा को प्रस्तुत किया था। तो उसमें उन्होंने कहा था कि संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 110 नंबर प्रश्न है, मैकाले लय की मेन में समानता है। तो वह कौन सी समानता है मैकाले लय की और मेन में? तो समानता है महिला मताधिकार का विरोध। ये तीनों के द्वारा जो है महिला मताधिकार का विरोध किया गया था। ठीक है, मैकाली, लैके तथा मैन तीनों ने जो है महिला मताधिकार का विरोध किया, जबकि लाबोक का यह ने तर्क दिया था कि स्त्रियों से संबंधित कानून का निर्माण केवल पुरुषों द्वारा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 111 नंबर प्रश्न है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक कौन है? ये भी प्रश्न कराया जा चुका है, आप लोग बताइए। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के प्रथम प्रतिपादक किसको माना जाता है? तो हेयर को माना जाता है। ठीक है, हेयर को एकल संक्रमणीय मत का प्रथम प्रतिपादक हेयर को माना जाता है। और इसका सूत्रपात इन्होंने कब किया था? तो 1857 ईस्वी में हेयर ने प्रतिनिधित्व प्रणाली नामक पुस्तक एक लिखी थी उन्होंने। ठीक है, उसी में इसको प्रतिपादित किया था। ठीक है, 1857 में। और प्रतिनिधित्व प्रणाली इनकी एक पुस्तक है, प्रतिनिधित्व प्रणाली, उसी में जो है इसका जिक्र किया था। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है, मतदान की भारित प्रणाली जिसे वेटेज कहते हैं। ठीक है, भारित प्रणाली या वेटेज का समर्थन किसने किया था? तो ये किया था जेएस मिल ने। ठीक है, मतदान की भारित प्रणाली या वेटेज सिस्टम ऑफ वोटिंग जिसको कहा जाता है, वेटेज सिस्टम ऑफ वोटिंग का समर्थन जो है जेएस मिल ने किया था। और इसे बहुल मताधिकार भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ही बहुल मताधिकार भी कहा जाता है। और सिजविक ने इसे भारीकृत मतदान कहा था। सिजविक ने इसी को जो है क्या कहा था? भारीकृत। ठीक है, भारीकृत मतदान भी कहा था। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। 113 नंबर प्रश्न है, प्रतिनिधित्व के प्रक्रियावादी सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? प्रतिनिधित्व के प्रतिक्रियावादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था आपका हैमिल्टन ने। ठीक है, प्रतिनिधित्व के प्रक्रियावादी सिद्धांत का मुख्य प्रवर्तक जो है थॉमस हॉब्स माना जाता है और अलेक्जेंडर हैमिल्टन। ठीक है, अगर हॉब्स भी रहे, ठीक है, हॉब्स और अलेक्जेंडर हैमिल्टन, ठीक है, तो दोनों ने मिल करके जो दिया था। तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने जो है 1588 में दिया था। तो अगर हॉब्स रहेगा तो पहले पे वो माना जाएगा। और अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया था 1756 में। ठीक है, तो ये बाद में दिया था। तो यहाँ पे हॉब्स है नहीं, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों ने दिया था, लेकिन ये 1588 में दिया था और ये दिया था 1756 ईस्वी में। 114 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दल को संरचना के संबंध में किसने समिति या कॉक्स या शाखा, ब्रांच, प्रकोष्ठ या सेल और नागरिक सेना या मिलिशिया में वर्गीकृत किया था? कितने राजनीति दल को समिति, शाखा, प्रकोष्ठ और सेना के रूप में विभाजित किया था? तो ये किया था डुवर्गर ने। ठीक है, डुवर्गर ने राजनीतिक दल की संरचना के संबंध में जो है समिति, शाखा, प्रकोष्ठ एवं नागरिक सेना के रूप में जो है इसको वर्गीकृत किया था। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 115 नंबर प्रश्न है, खोखली स्वतंत्रता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? खोखली स्वतंत्रता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था जेएस मिल ने। ठीक है, उदारवाद व्यक्ति को जो है समाज से अलग करके देखता है और उदारवाद की इस मान्यता को जेएस मिल भी जो है अस्वीकार करते हैं। जो उदारवाद की सबसे बड़ी कमजोरी है, यह कमजोरी स्वतंत्रता के बारे में मिल के नकारात्मक विचारों से स्पष्ट होती है। इसलिए जो है बार्कर ने कहा था मिल की खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। ठीक है,
तो खोखली स्वतंत्रता का प्रतिपादन किया था J.S. मिल, और इसको जो है पैगंबर कहा था किसने? बारकर ने। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, आप लोग जो पढ़ेंगे पीछे वाले प्रैक्टिस शीट में तो ये भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कहा था खोखला बारकर ने, और ये दिया था किसने? J.S. मिल ने। 116 नंबर प्रश्न है, 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति के समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राजनीति के समूह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था A.F. बेंटली ने। ठीक है, A.F. बेंटली ने किया था। तो ये 20वीं शताब्दी के आरंभ में जो है A.F. बेंटली ने अपनी पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में जो है इन्होंने राजनीति के समूह का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो पुस्तक भी याद रखिएगा, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसी बुक में जो है इन्होंने राजनीति के समूह का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। 117 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता है? एकात्मक राज्य नहीं पूछ रहा है, कहा जा सकता है तो कनाडा को जो है एकात्मक राज्य नहीं कहा जा सकता है। एकात्मक राज्य में केंद्रीय शक्ति के द्वारा जो है सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाता है। फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, ब्रिटेन हो गया, कोई एकात्मक राज्य कहा जाता है, जबकि कनाडा जो है ये कैसा है? तो ये संघीय राज्य है। ठीक है, ये संघीय राज्य में आ जाएगा। तो सारे फैक्ट को आप लोग याद रखिएगा। 118 नंबर प्रश्न है, नौकरशाही और पूंजीवादी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नांकित में से कौन समझा गया है? नौकरशाही और पूंजी राष्ट्रीयता की अवधारणा का सेंट पॉल निम्नांकित में से कौन समझा गया है? सेंट पॉल किसको समझा गया है? तो ये समझा गया है मैक्स वेबर को। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आधुनिक विचारों में जो है मैक्स वेबर सर्वप्रथम समाजशास्त्री है, और जिनके नौकरशाही संबंधी विचार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है प्रभुत्व के सिद्धांत का ही एक अंग है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 119 नंबर प्रश्न है, विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नांकित में से कौन समझा जाता है? विकास प्रशासन का मुख्य पंडित या विद्वान कहा जाए, ठीक है, किसको समझा जाता है? तो फ्रेडरिक्स को। ठीक है, रिक्स ने जो है समपार्श्वीय समाजों में पाए जाने वाले प्रशासन का तथा उनके पर्यावरण का जो है बृहद विवेचन किया है, और वे प्रारंभ से ही आर्थिक विकास के लिए जो है लोक प्रशासन पर ध्यान देने का आग्रह करते हैं। ठीक है, तो इनको विकास प्रशासन का मुखिया माना जाता है फ्रेडरिक्स को। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 120 नंबर प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? तो सूचना का अधिकार मुख्यतः किसका? पारदर्शी प्रशासन का। ठीक है, पारदर्शी प्रशासन का उद्देश्य की सहायता करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम प्रशासन में खुलापन और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से पारित किया गया है, और सूचना का अधिकार संसद के द्वारा सन 2005 में पारित किया गया था। और उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि देश की जनता को अपने लोक पदाधिकारियों द्वारा जो है सार्वजनिक रूप से किए गए हर कृत्य के बारे में जानने का अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पे पारदर्शी प्रशासन से संबंधित है इसका उद्देश्य सूचना अधिकार का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 121 नंबर प्रश्न है, लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत था। तो लीग ऑफ नेशंस का मौलिक सिद्धांत क्या था? तो सामूहिक सुरक्षा था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए एक स्पष्ट तथा पूर्ण प्रयत्न जो है लीग ऑफ नेशंस की प्रतिज्ञा पत्र में किया गया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 122 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो ये किया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ने स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की सिफारिश की थी। ओम्बुड्समैन का अर्थ होता है सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। सबसे पहले जो है स्वीडन ने इसे वर्ष 1809 में, ठीक है, अपनाया था। उसके बाद जो है फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ठीक है, तो सभी लोग जो इसको अपनाते गए। तो ओम्बुड्समैन का कार्य होता है, क्या कार्य होता है इसको? सार्वजनिक ड्यूटी पर तैनात एक सॉलिसिटर। तो यहाँ पे भी ऑप्शन करेक्ट होगा। 123 नंबर प्रश्न है, एक्स और वाई सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये प्रतिपादित किया गया था MC ग्रेगर के द्वारा। ठीक है, MC ग्रेगर ने जो है एक्स वाई सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 124 नंबर प्रश्न है, नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा किसके साथ संबंधित है? तो नूतन लोक प्रशासन की अवधारणा जो है संबंधित है किसके साथ? तो मिन्नो ब्रुक सम्मेलन के साथ।
ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा जो है प्रारंभ जो है फिलाडेल्फिया में, ठीक है, 1967 और तथा मिन्नोब्रुक सम्मेलन जो 1968, ठीक है, से माना जाता है। और नवीन लोक प्रशासन के मूल्य मुक्त व्याख्या को जो है अस्वीकृत करता है। यह राजनीति प्रशासन के द्विभाजन को भी जो है अस्वीकृत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, ग्रेप वाइन का संबंध है। तो ग्रेप वाइन का संबंध किससे है? तो ये अनौपचारिक संप्रेषण से है। ठीक है, अनौपचारिक संप्रेषण से है। ग्रेप वाइन का संबंध अनौपचारिक संप्रेषण से है और अनौपचारिक संप्रेषण के अंतर्गत जो है मित्रमंडली परिवार के विभिन्न सदस्यों के बीच होने वाला संप्रेषण आता है और यह संप्रेषण जो है अधिकांशतः मौखिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा आप सब। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।